गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट में जो अपने पुस्तक है भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इसके पहले चैप्टर के बारे में जो बैंक परिभाषा एवं उसके कार्य है उनसे संबंधित वीडियो के माध्यम से हम सब समझ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था कि बैंक क्या है, उनकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा तथा बैंकों के कार्य क्या क्या होते हैं। उन कार्यों में प्राथमिक कार्य, अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधित कार्य, सामान्य सेवाओं से संबंधित कार्य, ऐसे ही 5 मुख्य इनके कार्यों के रूप में इनको बैंकों के कार्य को बांटा जा सकता है। तो पहला प्राथमिक और परंपरागत कार्य हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम सब यहाँ पर किसी भी बैंक के द्वारा, जो आधुनिक बैंक है, चाहे वो राष्ट्रीयकृत हो या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या निजी क्षेत्र के बैंक या विदेशी बैंक हो, उन सभी बैंकों के द्वारा कौन कौन से अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य किया जाता है। अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व यानी एजेंसी या रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस कौन कौन से हैं। एजेंसी से संबंधित, जैसे व्यापार में हमने समझा था, व्यापार के बारे में कि जैसे उत्पादन करता है वो अपने एजेंसी दे देता है विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, शहरों में, गाँव में, ताकि वो उसके स्थान पर वो काम करते, माल वहाँ से मंगाएंगे, फिर वो उसके एक तरह से एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो ऐसे कौन से कार्य प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। तो उन मुख्य कार्यों में सबसे पहला है चेक, विनिमय बिल एवं अन्य साख पत्रों के भुगतान का संग्रहण। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला कार्य है चेक, विनिमय बिल एवं अन्य साख पत्रों का भुगतान संग्रहण। तो चेक क्या होता है, विनिमय बिल क्या होता है और अन्य साख पत्र के बारे में हम आगे के जहाँ पर इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे की वीडियो में। अभी तो हमें यह समझना है कि चेक होता है, चेक एक तरह से बैंक से रुपए आहरण करने का एक माध्यम है, प्रपत्र होता है। विनिमय बिल भी उसी तरह से विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के तहत ये आते हैं, प्रपत्र, चेक, विनिमय बिल पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। इनके माध्यम से किसी भी ग्राहक का उसके खाते में जमा धन को अगर वह निकलवाना चाहे तो वह चेक के माध्यम से बैंक को कहेगा कि ये लीजिए चेक और हमें भुगतान कर दीजिए। अब ये तो हो गया खुद के द्वारा। इसी प्रकार से अगर किसी बाहर से, जैसे ग्राहकों से, ग्राहक को जैसे मान लो मिले हो, मैं मान लो यहाँ पर बीबी रानी में किराना की दुकान पर व्यापारी हूँ। अब किसी व्यक्ति ने मुझे 1000 रुपये का चेक दिया, बोले सर, सेठ जी बोले ये तो आप लीजिए चेक, मेरे पास कैश तो है नहीं। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, चेक ले लूँगा। तो चेक ले लिया और उसको फिर मैं क्या करूँगा, मेरे तिजोरी में थोड़ी रखना उसको, क्योंकि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के तहत इसकी मान्यता कितनी है, चेकों की मान्यता पहले जो 6 महीने थी वो 2013 के बाद में सिर्फ 3 माह रख दी गई। अगर 3 माह से बाद में अगर कोई उसको भुगतान के लिए बैंक के पास प्रस्तुत करेगा तो उसको फिर उस व्यक्ति को उसका भुगतान, चेक का भुगतान बैंक करने से मना कर देगा। वो कहेगा कि ये तो टाइम बार्ड हो गया है। तो इसलिए चेक का भुगतान विदिन 3 मंथ उसको बैंक के समक्ष प्रस्तुत करेगा और बैंक प्रस्तुत होने के बाद में उस चेक का भुगतान खाते में, ग्राहक के खाते में बैंक के द्वारा कर दिया जाएगा। अगर जिस भी व्यक्ति ने, जैसे मेरे को किसी व्यक्ति ने चेक दिया, अगर उसके खाते में पैसा होना चाहिए। अब वो क्या है कि वहाँ समाशोधन गृह में जाएगा, क्लियरिंग हाउस में, और क्लियरिंग हाउस में पेमेंट तभी मिल पाएगा जब चेक के लेखक का खाते में पैसा हो। तो इस प्रकार से चेक हो, चाहे विनिमय बिल हो या अन्य साख पत्र हो, उनके भुगतान का संग्रहण कौन करेगा,
कौन करेगा? बैंक करेगा। और यह निःशुल्क रूप से किया जाता है सामान्यतः, इसका कोई चार्जेस कम ही होते तो बहुत, अगर सेम सिटी में हो तो नहीं लेते, अगर बाहर की शहरों में हो तो उसका क्लियरिंग चार्ज ले सकते हैं। जिस प्रकार से चेक, विनिमय बिल पत्र, अन्य साख पत्रों का भुगतान संग्रहण करना होता है, दूसरा कार्य आप स्क्रीन पर देखोगे तो है चेक, विनिमय बिल पर अन्य साख पत्रों का भुगतान करना। अब भुगतान करना भी होता है, स्वीकार करना ही नहीं है। तो भुगतान किस प्रकार से करेगा? तो जैसे मान लो, अब जो उदाहरण आपको बताया था कि अपने किराना की दुकान है, किसी ने अपने को चेक दिया 1000 रुपये का। अब ऐसे मान लो जो चेक दे रहा है उस व्यक्ति के लिए क्या करेगा? बैंक उसका भुगतान करेगा, और अपने वाला बैंक अपने लिए संग्रहण करेगा। तो क्या होगा? जैसे ही हम उसको चेक दे देंगे व्यापारी को, तो फिर व्यापार, जिस हमने चेक दे दिया तो हमारे वाला बैंक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यापारी का बैंक कॉरपोरेशन बैंक, दोनों बेबीरानी में है। तो अब बड़ौदा बैंक जो हमारे लिए कार्य करेगा वो तो क्या करेगा? चेक, विनिमय बिल पत्र का भुगतान करेगा। और व्यापारी के लिए उसका कॉरपोरेशन बैंक क्या करेगा? भुगतान स्वीकार करेगा, संग्रहण करेगा। तो इसमें क्या होता है? जैसे ही हम उसको चेक देंगे तो बड़ौदा बैंक वाला हमारे खाते में 1000 रुपये नाम कर देगा, बोलो जी ये लो जी, उस खाते में कॉरपोरेशन बैंक वाले ने संग्रहण के लिए ये मांगे थे, चेक का भुगतान मांगा, हमने उसके वजह भुगतान कर दिया, तो आपके खाते में नाम हो गया और कॉरपोरेशन बैंक में व्यापारी के खाते में जमा हो जाएगा। तीसरा कार्य है ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करना। तो ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करना यानी बैंक अपने ग्राहक के लिए किराया हो, जैसे किराए की प्राप्ति होती है ना, हम फिक्स कर देते हैं। जैसे अपने मान लो अपार्टमेंट हो कहीं पर भी है, गुड़गांव में, अलवर सिटी में, और जो वहाँ किराएदार रहते हैं उनको कह देते हैं कि आप हमें किराए की रकम हर मंथ में इस खाते में जमा करोगे। तो जमा करेंगे तो अपने लिए वो बैंक क्या करेगा? जैसे उसका पैसा आया, या फिर अगर मान लो ऑटो स्वीप सिस्टम चलते हैं तो वहाँ क्या होता है? ऑटो क्लियरिंग में हो जाता है। तो उसमें जैसे अपने वाला बैंक तो उसको जमा कर लेगा, और जिससे प्राप्त करना उसको वो मैसेज हो जाता है ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड, और वहाँ से नाम हो जाता है। तो इस प्रकार से अपने लिए, चाहे ग्राहक के लिए किराया प्राप्त करना हो, ब्याज किसी से मिलना हो, ऋण की किस्त अगर किसी से प्राप्त करनी है, पेंशन का पैसा प्राप्त करना है, लाभांश आदि की वसूली का कार्य भी करते हैं। और यह रकम प्राप्त करके ग्राहक के खाते में बैंक क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। तो ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त हो गया ना, कहीं कहीं के लिए कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? किराए की प्राप्ति हुई, ब्याज की प्राप्ति हुई, ऋणों की, चाहे वो बाइक कार की किस्त हो, चाहे बाइक की किस्त हो, या हाउस लोन की किस्त हो, तो वो सब उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन्हीं किराया, ब्याज, ऋण, पेंशन और लाभांश आदि की वसूली का जिस प्रकार से करते हैं तो भुगतान भी करते हैं। हम कह देते हैं कि हमारी यहाँ से मैंने कार लोन लिया हुआ है, दूसरे वाले बैंक से हाउसिंग लोन लिया हुआ है, मेरे यहाँ पर किराए का भुगतान करना है इस बैंक में। तो हम उनको एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर देते हैं बैंक को, ये हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसके तहत इन खातों में इतना इतना पैसा अमाउंट का आपको जमा करना है। इस प्रकार से बैंक का भी कामकाज आसानी से हमारे माध्यम से दूसरे बैंक में जमा हो जाता है। अब इसके लिए बैंक क्या करते हैं? कमीशन तो वसूल करेंगे, क्योंकि बैंक वाले कोई फ्री फंड में तो वहाँ बैठे नहीं हैं, और कुछ ना कुछ चार्ज वहाँ पर लेंगे। अगला कार्य है धन का हस्तांतरण। धन का हस्तांतरण यानी रेमिटेंस करते हो बैंक वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे मान लो हम बेबीरानी में बैठे हुए हैं, हमारे साथी बंधु या कोई मान लो परिवार का सदस्य जयपुर पड़ता है, तो उस जयपुर वाले के खाते में पैसे भेजने हो तो या तो उसका एक तरीका हो सकता है कि यहाँ से वो आए घर पर तब वे लेके जाए, या फिर अपन किसी बस वाले के लिफाफा डाल के उसको दे और फिर वो वहाँ जयपुर में ले ले। तो इसमें टाइम लगेगा। अब उसको अर्जेंसी है, तुरंत 5-10 मिनट में उसको पैसा चाहिए, आधे घंटे में चाहिए, तो क्या करेंगे? हम बैंक में जाएंगे, उसकी आरटीजीएस कराएंगे, नेफ्ट कराएंगे, ड्राफ्ट बना सकते हैं, तार के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसको भेजा जाता है
अब बैंक वाले RTGS नेफ्ट का चार्ज ले लेते हैं, बस इतना ही, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो धन का स्थानांतरण हो गया। अब है अंश व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। तो अंश व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय से क्या तात्पर्य है? बैंक अपने ग्राहक के लिए अपन उसमें क्या करेंगे, अंशों का और अन्य सिक्योरिटीज अगर अपने को ट्रांजेक्शन करने हैं, सेल पाई करने हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उस बैंक के तहत, जैसे SBI में अकाउंट है तो SBI डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट होता है। ये सेबी की गाइडलाइन के तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर वह शेयर बाजार में निवेश करना चाहता है तो उसे डीमैट अकाउंट ओपन करवाना बहुत आवश्यक है। उसी के माध्यम से वह क्रय विक्रय कर सकता है, क्योंकि पहले डीमैट अकाउंट नहीं होते थे, तो उससे पहले क्या होता था, फिजिकली रूप से क्रय विक्रय होता था, उसके प्रमाण पत्र दिए जाते थे। अब वो प्रमाण पत्र क्या में थे, सॉफ्ट कॉपी में। आपके अकाउंट में आप स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको कितने शेयर आपने क्रय किए, विक्रय किए, क्या आपको लाभांश मिला, क्या आपको ब्याज मिला है ऋण पत्रों पर, तो ये सब वहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अंशों का क्रय विक्रय करने में भी बैंक वाले हमें सहायता करते हैं। वहाँ एक समिति भी होती है जो मतलब गाइडलाइन करते हैं कि आपको इस क्षेत्र में अपना निवेश कर सकते हैं, इसके बदले वो अपना बैंक वाले क्या लेते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। अब है प्रबंधक प्रन्यासी या निष्पादक के रूप में। तो प्रबंधक प्रन्यासी या निष्पादक यानी बैंक अपने ग्राहक के आदेश के अनुसार अब उसकी संपत्ति दायित्व का प्रबंध व्यवस्था का भी दायित्व उठाते हैं और अपने ग्राहक को उसकी वसीयत के अनुसार भी कार्यान्वित भी करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, प्रबंधक मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए ट्रस्टी के रूप में भी काम करते हैं और विभिन्न कार्य के लिए निष्पादक की भूमिका निभाते हैं। अभिगोपन संबंधी कार्य, अंडर राइटिंग फंक्शंस। बैंक वाले क्या करते हैं, बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ जो होती है ना, व्यापारी कंपनियाँ होती है, उन कंपनियाँ जब भी वो ऋण पत्र या अंश पत्र जारी करते हैं तो उन्हें एक डर रहता है क्या उनके शेयर पूरे बाजार में बिक पाएंगे या नहीं बिक पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, बैंक वालों से अंडर राइटिंग का कार्य करवा लेते हैं, अभिगोपन। इसमें क्या होता है कि बैंक या जो भी अभिगोपक फर्म है वो एक गारंटी ले लेते हैं कि आपके 80% शेयर हम बिकवा देंगे, नहीं बिके तो हम ले लेंगे, और बिक जाते हैं तो वो अंडर राइटिंग कमीशन लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, न्यूनतम पूंजी प्राप्त होने की कंपनी को गारंटी हो जाती है, इसके बदले में बैंक वाले कमीशन लेते हैं, और ये भी एक उनका एजेंसी संबंधी कार्य है। और अन्य प्रतिनिधित्व संबंधी बैंक अपने ग्राहकों को क्या करते हैं, उनके आदेशानुसार अगर कोई पासपोर्ट, विदेशी विनिमय से संबंधित आवश्यक प्रपत्र व्यवहार करने हो या कोई अन्य प्रतिनिधित्व कार्य करने हो तो वह बखूबी रूप से उसे निभाते हैं। अब ये तो हुई अपने किसी भी बैंक के अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। अगला कार्य है विदेश व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, आयात निर्यात होते हैं। तो आयातक फर्म, निर्यातक फर्म, तो इन सब के लिए जैसे आयातक फर्म होगी उसके लिए क्या होगा, तो विदेश से मान लो उसको कुछ वस्तु से मंगवानी हो तो विदेश वाले व्यापारी उसको ऐसे नहीं देंगे, उसको कहेंगे कि आप बैंक गारंटी लाइए, हैं, आपको इतना % एडवांस देना पड़ेगा। तो ये मान लो व्यापारी के पास पैसा अवेलेबल नहीं हो तो उसके बाद में वो क्या करेंगे, उसको कह देंगे कि आप बैंक गारंटी दीजिए और फिर बाद में उसी के तहत वो आयात कर सकते हैं। इसी प्रकार से निर्यातकों के लिए क्या करते हैं, वो जैसे बाहर से उनको कोई बैंक गारंटी मिले तो उसको बुलाने का काम काज वो बैंक से करते हैं और उनके खाते में पैसे आ जाते हैं। या फिर मुद्रा का लेन देन करना हो, वहाँ डॉलर से पेमेंट में मान लो निर्यातक को मिला हो तो उसको रुपए में बुलाना, आयातक को रुपए जमा करके फिर उसको डॉलर में पेमेंट विदेशी फर्मों को करना। इन प्रकार से आर्थिक लेन देन में सुविधा हो जाती है
और आयातकों और निर्यातकों में पारस्परिक संपर्क स्थापित करने का भी ये बैंक वाले कामकाज करते हैं और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। तो आज के वीडियो में हम सब ने भारतीय बैंकों या के द्वारा अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी जो कार्य किए जाते हैं उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करी। आगे के वीडियो में हम सब बैंकों के द्वारा शाख निर्माण का कार्य और उनके सामान्य उपयोगी कार्य जो भी होते हैं उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।